तो आज हनुमान जी का दिन है, तो थोड़ी हनुमान जी की गुणगान करते हैं, हनुमान जी के चरणों में कुछ लाइनें समर्पित करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। ओ मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये आंजनेयमते पाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारयातितरमूलवासिनं भावयां पवनानन्दनं यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतस्थं काञ्जलं बाष्पीभार परपूर्णलोचनं मारुतिमत राजशान्तकम्। तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल आपने प्रश्नावली 1.3 के पहले दूसरे क्वेश्चन को हल किया, तो आज प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो उसमें पहली संख्या है 1/√2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। हल करते हैं। पहला थर्ड का पहला ये है, सिद्ध करना है 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे पहले उसी की तरह जैसे कल किया था। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि दोस्तों आपने कल पढ़ा, किसी भी संख्या को हम डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते या सिद्ध नहीं कर सकते। यदि उस संख्या को हम ऐसा सिद्ध करते हैं कि ये परिमेय नहीं है, तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। तो उसी प्रकार इसको हम इसके थोड़े विपरीत मान लेंगे। जिस सिद्ध करवा रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हो कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो उसे किसके रूप में लिखा जा सकता है, 1/√2 बराबर p/q। क्योंकि हम जानते हैं कि वे संख्या जो p/q के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, निरूपित की जाती हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जहां लिखोगे आप, जहां p और q, जैसा कि कल मैंने बताया, p और q यहां पे क्या है, ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। सहभाज्य संख्याएं हैं। ओके दोस्तों, और सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 हो। तो p और q में कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, सही है। तो आप इसको यहां पे देख रहे होंगे कि √2 आ रहा है बीच में नीचे, तो हम इसमें किसका गुणा करें जिससे कि ये √2 नीचे से कैंसिल हो जाए। तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। तो आइए दोस्तों गुणा करते हैं। 1/√2 गुणा 2, जब इधर गुणा किया है तो दूसरे भी पक्ष में करेंगे, p/q गुणा 2। ओके, हम ये √2 हम 2 को काटेंगे। देखो 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक समझते हैं। पहली बात, हम 2 को √2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रूट से वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये 2 ही आएगा। इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और √2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है किसी भी का, मतलब एक्स का हमें स्क्वायर निकालना, तो क्या लगना पड़ेगा, x गुणा x, मतलब x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब x का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो x का 2 बार गुणा किया। ऐसे यहाँ पे √2 का वर्ग है, तो क्या करें, √2 गुणा √2। तो हमने देखा 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 गुणा √2। तो ऐसे इसको यहाँ पे 2 को लिखेंगे √2
गुणा √2 बट्टे √2, इसको ये लिख देंगे 2p हो जाएगा ये अपॉन q। ओके, अब यहाँ पे एक √2 से एक √2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखो आप इसको लिखोगे आगे √2 बराबर 2p अपॉन q। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो दायां पक्ष है उसमें 2 आ रहा है, p आ रहा है और q आ रहा है। हम p और q जानते हैं, पहली से सहभाज्य संख्या है, और 2 भी एक जानते हैं, एक पूर्णांक एक अभाज्य संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याओं से बनी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है सही है। लिखेंगे जहां 2, p, q, इसमें 2 आ रहा है, p आ रहा है और q आ रहा है। 2, p, q सहभाज्य संख्या हैं। तो यहां p और q सहभाज्य संख्या है। तो आप जानते हो कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे जब सहभाज्य संख्याओं से मिली संख्या वो क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि दूसरे पक्ष में हम दाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये बताओ, जैसे मान लो क्या जो लड़का में प्रॉपर्टी होती है वो लड़की की प्रॉपर्टी के बराबर हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती। मतलब इसकी लड़का में जो प्रॉपर्टी होती है वो लड़की की प्रॉपर्टी के बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार जी हमने यहां देखा 2pq सहभाज्य संख्या है। आप एक स्टेटमेंट और लिखोगे यहाँ पे, जहां 2, p, q सहभाज्य संख्या है, तो अतः 2p अपॉन q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। भैया जी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती, सही है। तो ये क्या हो गया, हमारी धारणा के विपरीत हो गया ना, ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। ये गलत स्टेटमेंट किसकी वजह से आया, ये गलत स्टेटमेंट हमारी गलत धारणा की वजह से। हमने मान लिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे जबकि दूसरे पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब आप जानते हो अपरिमेय कौन सी होती हैं। किसी भी अभाज्य संख्याओं को हम वर्गमूल ले लें, घनमूल ले लें, चतुर्थ मूल ले लें, कितना भी मूल ले लें, हैं, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या बनती हैं। तो आप देख रहे हो एक पक्ष में हमारा परिमेय संख्या है और दूसरे पक्ष में अपरिमेय है। एक पक्ष में अपरिमेय है, दूसरे में परिमेय है। क्या ये आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। यहाँ पे हो गए, अतः 2p अपॉन यहाँ पर हमने मान लिया कि 2pq क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो इनसे मिलकर क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। तो ये 2p अपॉन q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि दूसरे पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास है। यहां विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है विरोधाभास? कि एक साइड में अपरिमेय संख्या है, जबकि दूसरी साइड में अपरिमेय संख्या है, जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमें किसकी वजह से आया है, हमारी गलत कल्पना की वजह से आया है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। ठीक है दोस्तों, तो अतः यह विरोधाभास, यहां एक विरोधाभास है क्योंकि एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है। यह विरोधाभास हमारी गलत
कल्पना के कारण आया है। तो जब परकल्पना जो हमने मानी है वो गलत है तो क्या होगी, जब परमेय नहीं होगी तो वो संख्या कौन सी होगी, अपरमेय होगी। मैंने पहले बताया किसी संख्या को डायरेक्टली हम अपरमेय सिद्ध नहीं कर सकते। यदि उसको ऐसा सिद्ध करते हैं वो संख्या परमेय नहीं है तो वो संख्या अपरमेय खुद में खुद होगी। तो यहां कल्पना के कारण गलत आया है तो 1/√2 तो क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझते हैं। सवाल में क्वेश्चन ये कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरमेय संख्या है। हमारे पास क्वेश्चन था 1/√2 तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। मैंने पहले बताया किसी भी संख्या को हम डायरेक्टली अपरमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको इसके विपरीत मानना पड़ेगा। हमने इसके विपरीत मान लिया, सिद्ध करवा रहा था कि ये अपरमेय, तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि ये 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। तो जबकि 1/√2 परमेय संख्या होगी तो वो p/q के रूप में भी होगी। सही है, यहाँ p और q सहभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवा। सही है, दोनों पक्षों को हमने 2 का गुणा कर दिया। सही है, 2 का गुणा करने के बाद मैंने 2 को इस प्रकार लिख सकता हूं, मैंने आपको बता दिया पहले, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। 1√2 से 1√2 कैंसिल हो गया है, 1√2 बचा है यहाँ पे, यहाँ 2p हो गया अपन q। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे किन्हीं पूर्णांकों से, किन्हीं अभाज्य संख्याओं से मिलकर आपस में गुणा भाग कर दें तो वे संख्या सदैव परमेय संख्या बनती हैं। तो यहाँ पे ये भी एक परमेय संख्या का निर्माण करेगी। जब एक परमेय संख्या ये है और हम जानते हैं किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरमेय होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पक्ष में अपरमेय है, एक पक्ष में परमेय है। जहां 2pq सहभाज्य संख्या है, यहाँ पे एक सहभाज्य संख्या होगी तो इसलिए क्या होगी, 2p/q परमेय संख्या होगी। जबकि दूसरे पक्ष में √2 एक अपरमेय संख्या है, तो एक पक्ष में परमेय संख्या होगी और दूसरे पक्ष में अपरमेय संख्या होगी। तो अतः यह विरोधाभास है। यहाँ पे क्या हुआ, विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अतः यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया। यह विरोधाभास किससे आया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली ना, वो सिद्ध करवा रहा है 1/√2 एक्चुअली में अपरमेय है, लेकिन हमने क्या मान लिया, 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, यह सिद्ध हुआ। तो चलो दोस्तों, प्रश्न 3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो लिखते हैं, हल करते हैं। दूसरा है सिद्ध करना 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। इसको विपरीत तरह से मान लेंगे, सिद्ध करवा रहा है कि अपरमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेंगे 7/5 एक परमेय संख्या है। तो माना 7/5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि 7/5 क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या होगी तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7/5 बराबर p/q। जहां लिख दोगे आप, जहां p, q सहभाज्य हैं, सहभाज्य संख्या हैं या सहभाज्य हैं। ओके, तो हमें एक पक्ष में अधिकतर किसी पहले से सिद्ध करते हुए आए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जो हमने पहली वाली प्रोसेसिंग की, पहले वाले क्वेश्चन के √5 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 मतलब अभाज्य संख्या को वर्गमूल सदैव अपरमेय संख्या होती है। तो हमें सबसे पहले हमारी जो पॉसिबिलिटी रहती है ये रहती है कि एक पक्ष में हमको रूट की संख्या बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 जो हमारे √5 से अलग आ रहा है, तो हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, इसमें खत्म करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे एक पक्ष में अनूढ़ की संख्या रह जाती तो उसको सिद्ध करना आसान हो जाता है। तो इसको हम 7 को हम गुणा की संख्या को भाग में देंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे लिखोगे आप √5 बराबर p/7q। ओके,
क्योंकि आप जानते हैं गुणा की संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तब वो भाग में जाती है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे जहां जो थोड़ा सरल है, पहले की तरह करना है। जहां P, Q, P, Q, 7 पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक होंगे, पूर्णांक आपस में गुणा, भाग, घटाना, जोड़ना आदि संक्रियाएं करके वो आपस में एक परमेय संख्या का निर्माण करते हैं। अतः P/7Q एक परमेय संख्या होगी। ओके, तो P/7Q एक क्या होगी? परमेय संख्या होगी। लेकिन हम दूसरे पक्ष में देखते हैं, ये एक परमेय संख्या है जबकि ये एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव एक अपरमेय संख्या होता है। तो क्या ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है? यहां पे आप लिखोगे एक तरह से, ये तुम्हारा LHS हो गया। LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर ये वाला दायां पक्ष हो गया RHS। जो LHS है वो हमारा अपरमेय संख्या है जबकि ये एक परमेय संख्या। क्या ये बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सही है। तो हम यहां पे लिखेंगे यह एक विरोधाभास। अब विरोधाभास क्यों लिख रहे हैं? यहां पे विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है। यहां पे हम देख रहे हैं LHS बराबर RHS के नहीं है, परमेय अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती कभी। तो क्या हो रहा है? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यह एक विरोधाभास की स्थिति है। ओके, ये एक विरोधाभास की स्थिति है। वो किसकी वजह से आई है? हमारी गलत कल्पना के कारण आई है। हमने कल्पना की है कि 7/5 एक परमेय संख्या, जबकि क्या एक्चुअली में 7/5 एक अपरमेय संख्या है। तो एक विरोधाभास की स्थिति है, यह परिकल्पना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। जो हमारी जो हमने कल्पना की थी 7/5 एक परमेय संख्या है, तो इस परिकल्पना हमारी गलत हो गई। जब ये परिकल्पना गलत होगी तो जब ये परमेय नहीं रही तो वो संख्या क्या होगी? अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या है। लिखेंगे सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ समझाने लायक है नहीं, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न 3 के अंदर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए 6 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी दोस्तों उसी प्रकार करते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। माना लिखेंगे इसमें, माना सभी में मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी संख्या को हम डायरेक्ट अपरमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते, पहले उसको परमेय संख्या हम ऐसा सिद्ध करेंगे उसको ये परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं होगी तो वो खुद में खुद क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। तो लिख लेंगे माना 6 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ओके, जब ये 6 + 2√5 एक परमेय संख्या होगी तो इसे P/Q के रूप में लिखेंगे हम। 6 + 2√5 बराबर P/Q।
तो मैंने आपको पहले बताया कि √3, √5, √2 मतलब अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमें पहले इसमें यह बनाना है, केवल रूट की संख्या एक पक्ष में केवल रूट की संख्या छोड़नी है, बाकी सबको हमको पक्षांतरण करना है। तो सबसे पहला हमारा प्रोसीजर यही रहेगा कि 6 को और 2 को हम पक्षांतर करें। तो आप जानते हैं किसी समीकरण को हल करते समय जब एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो धन की संख्या ऋण में जाती है, गुणा की संख्या भाग में जाती है। ऐसे ही गुणा और भाग वाला सिस्टम है, भाग की संख्या गुणा में जाएगी और माइनस की संख्या प्लस में जाएगी। तो यहाँ पे हमें 6 प्लस की है तो ये माइनस में जाएगी। आप लिखोगे 2√5 बराबर P बट्टे Q -6। ओके, आप अब यहाँ पे Q का लासा लोगे तो 2√5 बराबर P। जब Q का आप लासा लोगे, यहाँ पे आप सोचने की बात ये है, यहाँ पे आप Q का लासा लोगे, यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैंची का गुणा करोगे, 1 का गुणा P से करोगे तो P आएगा और Q का गुणा 6 से करोगे क्या आएगा, 6Q आएगा, 6Q। सही है, आपका ये हो गया। अब हमें एक पक्ष में हमें केवल रूट की संख्या बनानी है तो हमें 2 को भी पक्षांतर ले जाना पड़ेगा, जो कि 2 एक गुणा में है। तो लिखेंगे आप √5 बराबर P -6Q बट्टे गुणा की संख्या भाग में 2Q। ओके, अब हमें यहाँ पे देखते हैं, लिखोगे आप जहां P, 6, Q, 2 क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हैं तो ये आपस में प्लस करके, गुणा करके, माइनस करके, भाग करके ये एक परिमेय संख्या का निर्माण करेंगी। तो अतः P -6√6Q बट्टे 2Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या होगी, जबकि दूसरे पक्ष हम देखते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लिखोगे जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो LHS में हमारा √5 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और RHS में P -6Q/2Q एक परिमेय संख्या है RHS में। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसको ये कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो आप लिखोगे, तो ये हमारी परिकल्पना क्या है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आप लिखोगे यहां विरोधाभास की स्थिति है। तो यह विरोधाभास की स्थिति किस वजह से आई है? यह विरोधाभास की स्थिति आप जानते हैं कि हमारी गलत कल्पना के कारण आई है। हमारी गलत कल्पना क्या होगी कि हमने मान लिया है, वो पहले सिद्ध करवा रहा था कि 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने एक परिकल्पना गलत कर ली कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आप लिखोगे यह विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से आया है। तो ये विरोधाभास हो गया, यहाँ पे हमारी जो कल्पना की थी वो गलत हो गई, तो परिकल्पना गलत होगी, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं रही। तो कौन संख्या हुई? एक अपरिमेय संख्या हुई। अतः 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
ये आपका सिद्ध हुआ। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन पहले की तरह भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बनकर तो आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपकी ये 1.3 पूरी हुई। अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 के साथ। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि मेरे पढ़ाने के तरीके में मुझे कुछ बदलाव करना हो तो उसके लिए मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।